ग्रहों के विज्ञान चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 7 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में राहु केतु के बारे में विस्तार से जानेंगे। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे लोग पार्ट 1 से पार्ट 7 तक देखना जरूरी है, तब जाके आज का पार्ट समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं। राहु केतु के बारे में पार्ट 7 को चार्ट के अनुसार समझते हैं। तो चलते हैं अपने चार्ट पर। तो चार्ट इस प्रकार, पहले राहु केतु के बारे में जानेंगे। राहु केतु की आपस में मित्रता किसके किसके साथ है। तो राहु केतु दानव ग्रह में आते हैं, अशुभ ग्रह। शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में मित्र हैं। तो राहु केतु के मित्र ग्रह कौन से हुए। तो राहु केतु के मित्र ग्रह हुए बुध, शुक्र, शनि। और राहु केतु की मित्र राशि हुई मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर। ये इनकी मित्र राशियां हैं और ये मित्र ग्रह हैं। राहु का विचार, तो राहु स्वराशि में मिथुन या कन्या में, मिथुन और कन्या में स्वराशि का है, नीच राशि का वृश्चिक और धनु में। राहु वृषभ राशि में शुभ फल देता है। राहु जिस राशि में बैठा है, राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शुभ स्थिति में है, यानी मित्र राशि में बैठा है, अंश बल से बलवान है। और जहाँ बैठा है उस राशि के और उसकी दृष्टि जो 5वीं है, 7वीं है, 9वीं है, और जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ के शुभ फल मिलेंगे। यानी कि टोटल 4 ग्रह हो गए। जहाँ पे राहु बैठा है वो एक घर हो गया, 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं, ऐसे मिला के 4 घर के शुभ परिणाम राहु के मिलेंगे। इसके विपरीत जहाँ राहु बैठा है उसका स्वामी अशुभ स्थिति में, अशुभ राशि में बैठा है और वह अंश बल से कमजोर है, तो उसके अशुभ फल मिलेंगे। इसको चार्ट से समझते हैं। चलिए चार्ट के मदद से राहु केतु को समझते हैं। राहु का विचार, राहु स्वराशि में होता है मिथुन और कन्या में, और नीच राशि में वृश्चिक और धनु में। इसको चार्ट से समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, राहु वृषभ और मिथुन में है, स्वराशि का हुआ, और नीच राशि का वृश्चिक और धनु में। इस प्रकार ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई। और वृषभ में जब राहु बैठता है तब भी अच्छे परिणाम देता है। राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शुभ स्थिति में, यानी मित्र राशि में बैठा है, अंश बल से बलवान है। और जहाँ बैठा है उसकी राशि के 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ के शुभ परिणाम मिलेंगे। चार्ट से समझते हैं। अब ये कुंडली है, ये कुंडली में राहु कन्या राशि में बैठा है। अब कन्या राशि में शुभ है, अच्छा है। अब ये तो कन्या राशि में शुभ है, अच्छा है, पर ये कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध कहाँ बैठा है। तो बुध 8 नंबर की राशि में बैठा है। 8 नंबर बुध की मंगल और बुध का संबंध शत्रुता का है, यानी कि इसका जो स्वामी है अशुभ राशि के घर में बैठा है, इसके मित्र राशि के घर में नहीं बैठा है। और अंश बल के बारे में आगे देखेंगे, पर आज के क्लास में यही देखेंगे कि राहु जिस घर में बैठा है उसका स्वामी अगर मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वैसे वहाँ का राहु परिणाम देगा। तो अब राहु तो अच्छे घर में बैठा है, पर उसका जो स्वामी बुध है वो शत्रु राशि में बैठा है। तो अब ये राहु की जो दृष्टि हो गई, तो राहु के पास गुरु के समान 3 दृष्टियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि उसकी 6ठे स्थान पे है, 7वीं दृष्टि उसके 8म स्थान पे है, 8वीं 9वीं दृष्टि उसके 10म स्थान पे है। तो जब उसका स्वामी अशुभ राशि में बैठा है तो इनके जो दृष्टि के फल है वो भी कमज़ोर मिलेंगे, क्योंकि जब उसका स्वामी अशुभ ग्रह में बैठता है तो राहु बलहीन हो जाता है। अब दूसरी लाइन, इसके विपरीत जहाँ राहु बैठा है उसका स्वामी अशुभ स्थिति में है या शत्रु की राशि में है, अंश बल से कमज़ोर है, तो उसके अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो राहु कन्या राशि में बैठा है, ये तो उसकी अपनी राशि हो गई, परंतु उसका स्वामी, तो ये जो दूसरी लाइन पड़ी वो इसको
लागू हो गई क्योंकि उसका स्वामी अशुभ स्थान में बैठा है। एक और कुंडली देख लेते हैं। राहु कर्क राशि में बैठा है, यानी कि कर्क राशि चंद्रमा है, चंद्रमा का राहु का शत्रु है आपस में, परंतु कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस कुंडली में कहाँ है? तो कर्क राशि का चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है। तुला राशि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, चंद्र का शुक्र का आपस में शत्रुता है। तो ये भी स्वामी अशुभ घर में बैठने से राहु कमज़ोर हुआ, और यहाँ पे कमज़ोर होते हुए उसकी जो दृष्टियाँ हैं 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि, इस तरह ये दृष्टि जहाँ जहाँ डालेगा वहाँ के भी कमज़ोर फल मिलेंगे। जहाँ है वहाँ पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं, इस तरह 4 घरों के परिणाम अशुभ मिलेंगे। तीसरा घर है पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। सातवां घर है पति पत्नी, डेली वेजेस, बिजनेस पार्टनर का, वहाँ पे हानि। और सातवां घर है भाग्य का, धर्म का, यहाँ पर विपरीत परिणाम मिलेंगे। और नौवीं दृष्टि, तो यहाँ अनेक प्रकार के लाभ, उनमें कमतरता आएगी और बड़े भाई बहन उनसे मतभेद होंगे। इस तरह राहु के परिणाम देखने को मिलेंगे। जब राहु जहाँ बैठा है उसका स्वामी अगर शत्रु राशि में बैठा है तो ये परिणाम, अगर उसका स्वामी मित्र राशि में बैठेगा तो उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये तीसरी कुंडली देखते हैं। तो यहाँ राहु धनु राशि में बैठा है। धनु राशि उसकी नीच राशि है, परंतु 9 नंबर की जो राशि है उसका स्वामी गुरु है। गुरु कहाँ है? तो गुरु 10 नंबर में बैठा है, यानी कि राहु के मित्र राशि में बैठा है। यानी कि राहु की ये जो मित्र राशि है मकर, शनि की राशि है। तो ये जो पहला नंबर का सूत्र यहाँ पे लागू पड़ता है। जिस राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी शुभ स्थिति में यानी मित्र राशि में बैठा हो, अंश बल से बलवान हो, और जहाँ बैठा है वो घर पांचवी दृष्टि, सातवीं, नौवीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस घर के उसको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये कुंडली ये वाले सेंटेंस को लागू पड़ती है। अब यहाँ का राहु है तो शुभ परिणाम देगा, पर पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि घर पर पड़ रही है तो यहाँ के वो परिणाम अच्छा देगा। उसके बाद सातवीं दृष्टि है 6वें भाव पे, वहाँ के परिणाम वो अच्छे देगा। और नौवीं दृष्टि 8वें घर पे है तो इसके परिणाम अच्छे देगा, क्योंकि उसका स्वामी है जो जिस घर में बैठा है उसका स्वामी उसके मित्र राशि में बैठा है, इसलिए ये घर के शुभ परिणाम मिलेंगे। तो पहला सेंटेंस समझा के हो गया कि नेगेटिव राहु के फल मिलेंगे, और दूसरा कि भाई इसमें राहु मित्र राशि, राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी मित्र राशि में बैठा है करके इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। ये दोनों कुंडली के अशुभ परिणाम मिलेंगे। और इसके विपरीत जहाँ राहु बैठा है और उसका स्वामी शत्रु में है, ये पहली कुंडली में हो गया। एक दूसरे के राहु छाया ग्रह, जब भी पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के सामने आते हैं तब पृथ्वी के एक बाजू पर छाया पड़ती है, उस छाया को राहु कहते हैं। छाया पकड़ में नहीं आती है। राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। जिन भी लोगों को अंधेरे से और सर्प से डर लगता है, स्वप्न में मलमूत्र दिखाई देता है, हवा में उड़ते हैं ऐसे दिखाई देता है, ऐसे लोगों का राहु अशुभ है, उसके अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। कहीं से भी आप जा रहे हो आ रहे हो, अगर वहाँ से आपको कुत्ता भौंकता है तो समझो आपके कुंडली में राहु कमजोर है। राहु अज्ञानता, अंधकार, पाप कर्म जो होते हैं उसका कारक है। ग्रहण, चांडाल, सर्प, सभी प्रकार के कारक राहु हैं। गलत काम करते हुए, उदाहरण में अगर कोई गलत काम करता है और स्वतः को समझाता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये अज्ञानता होने के कारण ये होता है। राहु के ये लक्षण दिखाई देते हैं। भ्रष्टाचार पकड़े जाने पर जेल यात्रा, ये राहु के कार्य हैं। राहु के कर्म ऐसे हैं कि कर्म जिसे किए जाने पर जिनकी निंदा होती है। पागलपन, धर्महीनता, राहु नास्तिक बनाता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, विश्वासघात, छल कपट, झूठ बोलना, निद्रा नाश, खून में खराबी, ग्रहण दोष कब होता है? चंद्र सूर्य के साथ राहु होता है। काल सर्प दोष तब होता है राहु केतु के एक बाजू सब ग्रह होते हैं। चंडाल दोष, गुरु और राहु एक साथ होते हैं।
उसको चांडाल दोष बोलते हैं। राहु से देखे जाते हैं ये सब। पाखंड, नशा, आत्महत्या, धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, निम्न वर्गीय स्त्री पुरुष के आपस में संबंध, ऊपरी बाधा राहु से देखते हैं। चंद्र, राहु चंद्र 7वें भाव में अगर हो तो इंसान जासूसी करता है। कुंडली में रवि चंद्र कमजोर होने पर, कुंडली में रवि चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, रवि चंद्र अगर जब खराब होते हैं तब राहु का प्रभाव अधिक बढ़ता है। ऐसी स्थिति में तांत्रिक प्रयोग लागू पड़ते हैं। तो जो सुनने में आता है कि भाई इनको ये बाधा हुई है, वो बाधा हुई है, तो उनके कुंडली में रवि चंद्र कमज़ोर होते हैं और राहु का प्रभाव ज़्यादा होने से उनको इन सब बातों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों ने मंत्र करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः। इनकी संख्या रहेगी 1 लाख, इनकी संख्या रहेगी 1 लाख का मंत्र आपको करेंगे तब जाके वो एनर्जाइज होगा और उसका परिणाम आप पे होगा। और इसी संदर्भ में दान देने के लिए तो लोहे की वस्तु का दान दे, उड़द, अनाज में उड़द का, काले उड़द का दान करें, काले कपड़े का दान करें, सफ़ेद तिल का दान करें, तो आपको इस बला से, इस मुसीबत से राहत मिलेगी। अभी केतु के बारे में देखते हैं। केतु का विचार करते समय केतु तुला, वृश्चिक, धनु में शुभ फल देता है। केतु वृषभ, मिथुन में अशुभ फल देता है। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो केतु की महादशा अंतरदशा में धन प्राप्त होता है। केतु ग्रह पर चंद्र की दृष्टि, धनेश की दृष्टि, कर्मेश की दृष्टि, दशमेश की दृष्टि, भाग्येश की दृष्टि और लाभेश की दृष्टि पड़ती है तब धन प्राप्त होता है। ऐसे योग बनते हैं। तो इसको अपन चार्ट से समझते हैं। केतु, उदाहरण कुंडली में केतु तीसरे घर में है, कुंभ राशि में। अब इस पे पहला वाक्य चंद्र की दृष्टि, तो इस कुंडली में चंद्र भाग्य स्थान में 9वें घर में, चंद्र के पास एक ही दृष्टि है तो 7वें दृष्टि से वो केतु को देख रहा है। धनेश की दृष्टि, इस कुंडली में, धनु लग्न के कुंडली में धनेश शनि हुए, शनि लग्न में बैठे हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर पड़ी। चंद्र हो गया, धनेश हो गया, कर्मेश यानी कि 10वां घर, 10वें घर का स्वामी बुध है। बुध भी भाग्य में बैठा है, बुध के पास भी एक दृष्टि है और बुध की भी केतु पे दृष्टि पड़ रही है। कर्मेश हो गया, दशमेश कर्मेश एक ही है, दशमेश भी बोला जाता है और कर्मेश भी बोला जाता है। भाग्येश, अब भाग्येश कौन है यहाँ पे, तो सूर्य है। रवि की रास सिंह रास है, उसका स्वामी रवि यहाँ बैठा है और उसकी भी एक ही दृष्टि वो केतु पे देख रहा है। भाग्येश की। अब लाभेश यानी कि 11वां घर, तो 11वां घर का स्वामी शुक्र है, शुक्र भी भाग्य में बैठा है, शुक्र के पास भी एक दृष्टि है तो वो केतु को देख रहे हैं। इस तरह चंद्र की दृष्टि, धनेश की दृष्टि और कर्मेश की दृष्टि, कर्म और भाग्येश की दृष्टि और लाभेश की दृष्टि, इस तरह ऐसी कुंडलियों में ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है जब जब केतु की महादशा अंतरदशा आती है तब। इस तरह ये आपको समझा के हो गया कि केतु पर चंद्र की, धनेश की, कर्मेश की यानी दशमेश की, भाग्येश की, लाभेश की दृष्टि पड़ती है तब तब इनको धन प्राप्त होता है। अब केतु परिवर्तन के काम करते हैं, केतु परिवर्तन के काम करते। अगर कहीं आप नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आप कहीं आप रह रहे हो तो स्थान भी परिवर्तन होता है और नौकरी में ट्रांसफ़र भी होता है, तो ये काम केतु के अंडर आता है। विच्छेद का भी काम केतु करते हैं। केतु दूसरे भाव में, 10वें भाव में चलायमान व्यवसाय देते हैं। केतु 10वें भाव में और चौथे भाव में, ये 2 भाव में, 10वें भाव में तो ये कर्म का है, तो केतु यहाँ पर आपको चलायमान व्यवसाय देंगे। तो क्या करेंगे आप, टूरिस्ट का व्यवसाय होगा आपका और ट्रैवल एजेंसी का व्यवसाय होगा। और दूसरे भाव में अगर होने से, केतु दूसरे भाव में होने से वो जातक घर से दूर रहता है। जिस भी कुंडली में केतु दूसरे घर में रहता है तो वो जातक घर से दूर रहता है,
पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए वो घर से दूर रहता है। ऐसे योग जब केतु दूसरे भाव में होता तब बनते हैं। दूसरे भाव में होने से जातक घर से बाहर रहता है, उदाहरण पढ़ाई, नौकरी, हॉस्टल में रहता है। केतु चौथे भाव में होने से जातक का स्थान परिवर्तन सतत होता है। अब केतु चौथे भाव में, यहाँ पर अगर राशि कोई सी भी हो पर यहाँ पे केतु है तो वो इंसान हमेशा घर बदलता है। या तो उसको अच्छे अच्छे घर के ऑफर आते हैं, उसके घर में पहले छोटे घर में रहता है, फिर बड़े घर, उससे बड़े, उससे बड़े, और ये घर परिवर्तन के योग लाता ही लाता है। केतु चौथे भाव में घर बदलने के योग लाता है। और केतु सातवें भाव में होने से, केतु सातवें भाव में होने से जो भी जातक की कुंडली में केतु सातवें भाव में है तो उसका जो लाइफ पार्टनर है तो उसके 2 से अधिक ऑपरेशन होते हैं। ये अच्छा नहीं है ये भाव, और मारक भी है, और ये घर में केतु रहने से उसको तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। केतु छठवें भाव में, केतु छठवें भाव में जातक को शत्रुहंता बनाता है। मामा के लिए तकलीफ है परंतु वो मतलब उसको इस घर के सुख मिलते हैं। छठवें भाव में वो विजयी बनता है, मामा के लिए खराब होता है। केतु आठवें घर में, अब केतु आठवें घर में जिसका भी है तो उनको किसी न किसी प्रकार का शरीर का व्यंग होगा, आँखों में, चलने में, किसी शरीर में व्यंग जरूर होगा। विकलांग होते हैं, गुप्तांग में तकलीफ होती है, चोट चपेट की दुर्घटना हमेशा होती रहती है। सब कुछ ही अचानक होता है अगर केतु का 8वें घर में है तो, राशि कौन सी भी हो। केतु दशम भाव में, केतु दशम भाव में जीवन में स्थिरता आने के लिए उसकी उम्र कम से कम 2-3 प्रकार के तो व्यवसाय वो करता है, वो पहले हो चुका, पर 40 उसकी 40 उम्र हो जाने के बाद वो स्थिर होता है। केतु दूसरे भाव में और लग्न में शारीरिक और मानसिक अस्वच्छता देता है, उदाहरण जिसका भी केतु पहले घर में है और दूसरे घर में है वो अस्वच्छता देता है। उदाहरण कि अगर कोई वो पुरुष है तो वो दाढ़ी बढ़ाता है तो वो दाढ़ी टाइम पे नहीं कटवाता है, जो भी वो काम है वो समय पे नहीं करता है जो शरीर से संबंधित है। इस तरह पहले घर का केतु और दूसरे घर का केतु ये, और 12वें घर का केतु मोक्ष के लिए, पर उसके साथ गुरु होना चाहिए या तो गुरु का संबंध आना चाहिए। तो 12वें घर में अगर केतु है, 12वें हाउस में केतु है और गुरु का संबंध आता है तो उसको मोक्ष मिलता है, तो अधिक शुभ होता है। केतु और शनि का योग आता है अगर किसी कुंडली में 6, 8, 12 में आए तो और भी अशुभ है। केतु का शनि के साथ, केतु का मंगल के साथ, ये बंधन योग है। ये बंधन योग ऐसा है कि उनके हाथ से कोई गलत काम हो जाता है और फिर जेल की यात्रा होती है, उसको बंधन योग बोलते हैं। जेल जाने के योग बनते हैं। केतु से भुखमरी, भिखारी, रहस्यमय, उदाहरण डिस्कवरी चैनल रहस्यमय विद्या का कारक है। तंत्र मंत्र के लिए केतु की दृष्टि स्थिति, अगर किसी को तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट है तो तंत्र मंत्र के लिए उनकी कुंडली में केतु की स्थिति और दृष्टि 9वें भाव पे, 10वें भाव पे और 12वें भाव पे होनी चाहिए। इस कुंडली में मिलती है क्या, देखते हैं केतु कहाँ पे बैठा है। अगर केतु 3रे भाव में बैठा है तो 7वीं दृष्टि उसकी 9वें घर पे बैठ, और 7वीं दृष्टि तो भाग्य स्थान पे मिल रही है परंतु 12वां घर नहीं मिल रहा, पर एक घर तो मिल रहा है, फिर भी इनको तंत्र मंत्र में सफलता मिल सकती है। केतु की 7वीं, 8वीं, 9वीं तो 10वां घर भी है और 12वां घर है, तो दूसरे घर का केतु को भी तंत्र मंत्र में सफलता मिल सकती है। मीन लग्न से शुरू हो रही है और केतु 8वें घर में, इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 12वें घर में पड़ रही है। इनको भी तंत्र मंत्र विद्या से फायदा हो सकता है, उसमें सफलता मिल सकती है। केतु की 9वीं, 10वीं और 12वीं दृष्टि देख ली। अब नाना, परदादा, परदादी का विचार केतु से करते हैं। क्षय रोग, विदेशी भाषा, इंग्लिश छोड़ के, और अल्पयानी, अल्प आयु, अचानक मृत्यु, छल कपट, अलगाव, ऑपरेशन का कारक, चेचक रोग, पेट का दर्द, तीव्र दर्द, साइटिक रोग,
खाज खुजली, केतु के साथ अगर बुध आ जाता है तो खाज खुजली के रोग में बढ़ोतरी होती है, परंतु वो अशुभ स्थान पे हो या उसके शत्रु राशि में हो। श्वेत कुष्ठ, कैंसर, शरीर का गलना, बवासीर, डोंगी, शस्त्र मवाद, अपंग, चर्म रोग, फीड्स, ये सब के कारक केतु हैं। केतु दूसरे और 8वें भाव में जिस भी जातक का होता है उसको स्मोकिंग की लत लगती है, उसको आदत होती है। और जो आत्महत्या शस्त्र से होती है वह केतु के बारे में के कारण होती है। जो भी आत्महत्या शस्त्र से होती है उसका कारण केतु ही होता है, केतु ही जवाबदार होता है उसकी कुंडली देखने पर। अब ये केतु का जो मंत्र है, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इनकी जप संख्या है 1,00,000 और इनका दान है मंदिर में घंटा, ध्वज, पताका देना। अगर ये मंदिर में दान दिया जाता है तो आपको जिसकी भी कुंडली में केतु जिस भी अशुभ स्थान में है, अशुभ योग बना रहे हैं, उन्होंने ये मंत्र 1,00,000 बार करना है और मंदिर में घंटा, ध्वज, पताका अपने हैसियत के अनुसार देना है। अब वापस इस कुंडली को समझते हैं। पहले बताया राहु वृषभ और मिथुन में शुभ अच्छे हैं, स्वराशि के हैं, और वहाँ पे वृश्चिक और धनु में वो नीच राशि के हैं। और राहु 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में शुभ परिणाम नहीं देते हैं, बल्कि जब राहु की महादशा अंतरदशा आती है तो उस घर के अशुभ परिणाम, उस घर के तो अशुभ परिणाम मिलते हैं, जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं उसके भी अशुभ परिणाम मिलते हैं। अगर वो शुभ घर में है, शुभ राशि में है और उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है तो उसके शुभ परिणाम महादशा और अंतरदशा में मिलेंगे। ये भी चार्ट में कन्या राशि में शुभ बताया है, वृश्चिक में वो नीच का है, धनु में वो वृश्चिक नीच का है, ये मेष लग्न है, ये सिंह लग्न है। यहाँ पे राशियाँ बदलती हैं, यहाँ पे राशियाँ वो नीचे 8वें और 9वें घर में आई और वही राशियाँ सिंह लग्न में 4थे और 5वें घर में आई। 5वें घर में ये घर शुभ है, परंतु वो नीच राशि के होने से उनके अशुभ ही परिणाम मिलेंगे। धनु लग्न में अगर राहु आता है तो वो नीच का हो गया, उसके नीच के इस घर का भी वो नीच के परिणाम देगा और 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये भी उनके अशुभ परिणाम मिलेंगे। उसी तरह वृषभ लग्न की कुंडली है, चंद्र कहीं भी बैठे हो, कोई सी भी राशि हो, पर राहु पहले घर में है, पर यहाँ पे वो शुभ फल देता है क्योंकि उसकी वृषभ राशि उसके मित्र की राशि है, शुक्र उसका मित्र है, तो 5वां भाव पे उसकी 5वीं दृष्टि, 7वें भाव पे उसकी 7वीं दृष्टि और 9वें भाव पे उसकी 9वीं दृष्टि। उस तरह कन्या लग्न में, कन्या में राहु तो अपने राशि का शुभ ही फल देगा, उसके मित्र की राशि है, परंतु राहु की 8 नंबर की पराक्रम में और 9 नंबर की राशि चतुर्थ घर में आ रही है, तो ये पराक्रम है, ये माता भूमि भवन वाहन है। इस जगह अगर राहु है तो नीच का है, तो यहाँ के वो परिणाम अशुभ देगा। मकर लग्न में 9 नंबर में अगर राहु 12वें घर में है तो बहुत ही खराब परिणाम देगा कि यहाँ पर जेल यात्रा, बहुत दूर की यात्रा और भी कुछ बहुत सारे खर्चे, अनपेक्षित खर्चे यहाँ से वो करवा सकता है। उसी तरह 11वें घर में राहु नीच राशि का, और वो अपने से बड़े भाई बहन के साथ संबंध खराब कराएगा, अनेक प्रकार के जो लाभ हैं उनमें बाधा मिलेगी। और राहु कन्या राशि में अगर भाग्य में आता है तो उसको भाग्य से तो बहुत कुछ मिलेगा, धर्म में रुचि रहेगी और वो जो भी धर्म के लोग हैं उनका आदर सत्कार रिस्पेक्ट करेंगे। और राहु वृषभ में तो शुभ होता ही होता है और उसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं भाग्य पे है, लाभ पे है और लग्न पे है, तो ये वाला जो राहु है इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। पर 12वें घर में और 11वें घर में का जो राहु है नीच राशि में है, उनके अशुभ परिणाम मिलेंगे। जो राहु मिथुन में है उसके शुभ परिणाम वो यहाँ के भी देगा और दृष्टि के भी देगा। इस तरह हमने राहु के लग्न के अनुसार देखा कि उनकी राशि जहाँ जहाँ पड़ती है तो उस घर के अशुभ परिणाम देगा, उस घर के अशुभ परिणाम देगा। और जहाँ पे वो शुभ राशि में बैठा है और जहाँ पे वो स्वराशि का है, उच्च राशि का है, वहाँ के वो अच्छे परिणाम देगा। उदाहरण, यहाँ के अच्छे परिणाम देगा, यहाँ के अच्छे परिणाम देगा, यहाँ के अच्छे परिणाम देगा। ऐसा एक 6 कुंडलियों से आप सीखा। अब केतु को देखते हैं। अब केतु मिथुन में नीच का हो गया,
वृषभ में नीत, यहाँ पे अगर जिसका भी केतु है 12वें घर में, पहले घर में, उनको एक तो व्यक्तिमत्व, आरोग्य, स्वास्थ्य, इसके बारे में अशुभ फल मिलेंगे और खर्चे बढ़ेंगे। और 7 नंबर में केतु है, 8 में केतु है, 9 में केतु है, तो ये 3 घर में किसी एक में ही होगा, पर अगर किसी का 7वें में है तो उसको ठीक ठाक फल मिलेंगे। 6वें घर में है उसको भी अच्छे फल मिलेंगे, और 7वें में है तो सट्टा, लॉटरी, ऐसे व्यवसाय में उनको फ़ायदा मिलेगा। अब ये केतु 7 में है पहले घर में, 8 में है, 9 में है, ये अच्छे हैं, परंतु 8वें घर में वृषभ राशि और 9वें घर में मिथुन राशि, ये 2 घर के उनको, ये जातक को अशुभ परिणाम केतु के महादशा, अंतरदशा, गोचर में देखने को मिलेंगे। अशुभ परिणाम इनको मिलेंगे। कर्क लग्न देखिए, कर्क लग्न में केतु 4थे घर में है, तुला राशि में, 8वें घर में 5वें घर में वृश्चिक राशि में, और 6वें घर में 9 नंबर की धनु राशि। इसे तीनों घर में से किसी भी घर में एक होगा तो भी उसको शुभ परिणाम देगा। पर केतु वृषभ और मिथुन में, अगर मिथुन में 12वें घर में है तो वो तो खर्चे तो बढ़ाएगा और मुसीबतें भी लाएगा, जिसको हम बोलते हैं जेल यात्रा, पुलिस केसेस, कोर्ट केसेस, ऐसे कुछ बातें यहाँ पे बनती दिखाई देंगी अगर केतु नीच राशि का हुआ। और केतु धनु राशि में है तो वो अपने राशि का है, यहाँ के फल अच्छा देगा। उसी प्रकार केतु पहले घर में, दूसरे घर में, 12वें घर में, हाँ ये उनकी अपनी स्वराशि उच्च राशि है, पर उसकी जो नीच राशि है वृषभ और मिथुन, तो ये 8वें घर में आई है। तो 8वें घर में जब लंबी बीमारी जो होती है वो तो देगा केतु, और केतु जब बुध के साथ आता है तो स्किन के सारे रोग देता है, यानी कि स्किन का कैंसर भी देता है। अगर वो शुक्र के साथ आया तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। उस तरह कुंभ लग्न में देखते हैं केतु 4थे घर में और 5वें घर में, ये घर बहुत अच्छे हैं, पर अगर इधर पे नीच राशि में आ जाते हैं तो उसका अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। वही केतु धनु में, वृश्चिक में और तुला में, ये तीनों घरों में आके केतु बैठते हैं तो जातक को इसके शुभ परिणाम देखने मिलते हैं। कब? केतु की महादशा, अंतरदशा और गोचर में। इस तरह केतु भी समझा के हो गया। अब जो भी इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि केतु बहुत परेशानी दे रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको मंत्र बता दिया है। मंत्र आपको जब जब केतु की अंतरदशा होगी, केतु की महादशा होगी, जब जब गोचर में जाएगा, आपके 6वें, 8वें, 12वें, ये टॉपिक अभी आगे के इसमें सीखेंगे कि गोचर में कैसे भ्रमण करते हैं, तो उसके बारे में आपको गोचर भी मालूम हो जाएगा कि भाई हमारा गोचर अभी ठीक चल रहा है या गोचर खराब चल रहा है। ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।